तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुलक प्रसाद जी जो है वो कैसे अपने जो स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में जो वो स्टॉक्स रखते हैं तो वो कैसे वो पिक करते हैं, उनका जो पूरा प्रोसेस है वो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो अगेन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम बहुत सारे स्टॉक्स के नाम जो है वो लेने वाले हैं फॉर प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। मतलब जो ऑथर जो है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, उनकी जो पैरामीटर्स है, थियरीज है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टॉक्स है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो जो है वो प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो प्लीज आप इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स के नाम लिए जाए उसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करते हैं कि ऑथर जो है वो कैसे अपने जो स्टॉक्स है वो पिक करते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है उसकी जो मेन लर्निंग्स है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला अगर उनका जो कोई अगर क्राइटेरिया है तो वो ये है कि वो हमेशा ऐसे बिजनेसेस को पिक करते हैं कि जो रोबस्ट हो, रोबस्ट इनफ टू इवॉल्व। मतलब यहाँ पे एक केस स्टडी बुक के अंदर केस स्टडी जो दिया है वो मैकेंजी जो कंसल्टिंग कंपनी है एमएनसी उसका दिया है। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा एक डिफरेंट केस स्टडी लिया है जो एचसीएल का है। एचसीएल ग्रुप जैसे हम सबको पता है कि वो शिव नादर जी जो है उन्होंने फाउंड किया था अर्ली 2000 के आसपास में। तो वो बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ये पता भी नहीं होगा कि एचसीएल जो है वो एक टाइम पे पहले हार्डवेयर में था। मतलब वो जो प्रोडक्ट्स आती है, लेट्स से कि लैपटॉप है, हार्ड ड्राइव्स है, फ्लॉपी डिस्क है, तो वो सारी चीजें उस टाइम पे वो मैन्युफैक्चर करते थे। मतलब उनकी जो शुरुआत है वो एज एन आईटी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर कंपनी से शुरुआत नहीं हुई थी। मतलब वो पहले हार्डवेयर में थे, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे बिजनेस में और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पे जैसे जैसे चेंजेस आते गए उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया। और आज आप देख सकते हो कि उनका जो मेजोरिटी मतलब ऑलमोस्ट जितना भी बिजनेस एचसीएल ग्रुप का जो मेजोरिटी रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी आता है वो एचसीएल टेक मतलब उसकी जो मेन जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है वहां से आता है। और जो बाकी का जो हार्डवेयर का बिजनेस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो चुका है आज। तो ये हमें एक दिखाता है कि जो जितने भी बिजनेसेस जो सर्वाइव करते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एचसीएल भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2-3 डिकेड से वो इस मार्केट में इंडस्ट्री में है और वो सर्वाइव कर पा रहा है, जबकि ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही फास्ट चेंजिंग है। तो ये हमें दिखाता है कि एचसीएल जो है, एचसीएल ग्रुप जो है वो एक रोबस्ट है, रोबस्ट इनफ टू इवॉल्व। मतलब अपने आप को वो इवॉल्व करता है जो फ्यूचर की नीड है उस हिसाब से। तो पुलक प्रसाद जी जो है वो अर्ली स्टेज स्मॉल कंपनीज को वो आइडेंटिफाई करते हैं और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी का ही प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ से आगे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऐसी कंपनीज देखते हैं कि जो इवॉल्व कर पाए अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे कितना भी चेंजेस इंडस्ट्री मार्केट में क्यों ना आ जाए वो अपने आप को इवॉल्व कर पाए। ऐसी उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसी कंपनीज में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए आगे हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा भी बोला है कि जो रोबस्टनेस की वो बात करते हैं पुलक प्रसाद जी, तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वो डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब रोबस्टनेस हम मेजर भी कैसे करें, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि उसमें बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में जो रोबस्टनेस है वो कैसे आती है कि जहाँ पे जो उनका कस्टमर बेस है, जो भी कंपनी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके जो कस्टमर्स हैं उनका जो कस्टमर बेस है वो फ्रेगमेंटेड है। मतलब उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जहां से उनका रेवेन्यू आता है। फिर उनका दूसरी कोई रोबस्टनेस ऐसे भी आ सकता है कि उनका आरओसी जो है वो एक्सेप्शनली हाई है। फिर सप्लायर का मतलब लेट से कि किसी कंपनी में रोबस्टनेस ऐसे भी आ सकती है कि जहां पे उनके पास जो कंपनी है उसके जो सप्लायर्स है वो उनके फेवर पे है, उनके जो सप्लायर्स के जो टर्म्स वगैरह है वो उनके फेवर है, कंपनी के फेवर में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पुलक प्रसाद जी जो है उन्होंने केस एक प्रेजेंट किया है WNS करके। WNS जो है वो एक बीपीओ कंपनी है जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, वो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो वहां पे मतलब जब से नालंदा फॉर्म स्टार्ट हुआ है, जब से पुलक प्रसाद जी ने नालंदा फॉर्म जो स्टार्ट किया है अपना, तो तब से वो इस कंपनी को वो ट्रैक कर रहे थे। बट इनिशियली उन्होंने इनमें इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब वो मतलब उनको कंपनी अच्छी लग रही थी, सब पैरामीटर्स पे वो फिट बैठ रही थी, एक्सेप्ट कि इस कंपनी में इनके जो कस्टमर था, मतलब WNS के जो कस्टमर बेस है, जो क्लाइंट बेस था, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ज्यादा था। मतलब आई थिंक उसके टॉप 5 जो कस्टमर्स थे उसमें से कंपनी का कुछ 41% जितना रेवेन्यू आता था। फिर एक टाइम ऐसा आया मतलब अराउंड 2007 के एंड में कि जहां पे जो टॉप 5 कस्टमर थे WNS के उसका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 55%। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो था वो और भी बढ़ गया। तो ये मतलब एज एन इन्वेस्टर हमें ये हमेशा देखना है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का जो रिस्क है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से उस टाइम पे पुलक प्रसाद जी ने नालंदा में इन्वेस्ट नहीं किया। बट अराउंड 2008 मतलब अर्ली 2008 में
जब स्टॉक पर मतलब हुआ ये कि WNS का एक कस्टमर जो टॉप 5 में से एक कस्टमर था, उसने अपना बिजनेस जो था उसने WNS के साथ डिसकंटिन्यू कर दिया। तो उसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया और स्टॉक प्राइस जो था वो भी बहुत ज्यादा गिर गया। और उसी टाइम पे पुलक प्रसाद जी ने यहाँ पे उन्होंने कंपनी के बाकी सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ये कॉल लिया कि WNS जो है वो फ्यूचर में उसका जो कस्टमर बेस है, इसकी वजह से ये जो हादसा हुआ कंपनी के साथ, उसकी वजह से कंपनी अभी मोर रोबस्ट हो जाएगी फ्यूचर में और कंपनी का जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आज जैसे बुक के अंदर भी मेंशन किया है कि आज जब वो WNS को देखते हैं तो वहां पे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो चुका है, सिग्निफिकेंटली डाउन है अभी। तो उसकी वजह से WNS भी आप देख सकते हो कि स्टॉक भी जो है वो अच्छा खासा चल चुका है वहां से। तो ये हम यहाँ से हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि जो पुलक प्रसाद जी जो है वो ये चीज भी देखते हैं कि कैसे कैसे हम अलग अलग फॉर्म्स पे भी हम रोबस्टनेस दे सकते हैं कि कंपनी आज भले अच्छा नहीं कर रही है बट फ्यूचर में अच्छा कर पाएगी। उसके बाद उनका मेन क्राइटेरिया यही है ROCE के बाद वाला कि जहां पे रोबस्टनेस या इवोलेबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं वो मस्ट है। मतलब ऐसा ही बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं कि जहां पे ये क्वालिटी होनी चाहिए, रोबस्टनेस उस कंपनी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास भी ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये रोबस्टनेस जो है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि मल्टीपल लेवल हो सकते हैं रोबस्टनेस के, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक केस स्टडी दिया है सुप्रीम इंडस्ट्री का। अगेन ये सुप्रीम इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उनके पोर्टफोलियो में आज भी है। आप स्क्रीनर पे जाके FIS में भी अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे भी आपको नालंदा का पोर्टफोलियो आपको मतलब नालंदा एज अ शेयर होल्डर वहां पे आपको दिखेगा। तो ऐसा उन्होंने क्या देखा, मतलब सुप्रीम इंडस्ट्री में जब उन्होंने इनिशियली जब इन्वेस्ट किया, जब कंपनी बहुत छोटी थी उस टाइम पे जब पुलक प्रसाद जी ने जब इसमें इन्वेस्ट किया तो कंपनी का जो डेट था वो ज्यादा था, मतलब अराउंड 0.6 या 0.7 के आसपास कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो था। मतलब जैसे हमने पहले भी देखा है तो पुलक प्रसाद जी जो है वो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जहां पे एक भी रुपए का डेट ना हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि 0.1 0.2 ऐसा भी नहीं, वो हमेशा एकदम सी जीरो डेट जो है वो ही प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा एक्सेप्शन लिया। मतलब हम लेट्स से यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि देखो उनकी जो कोर फिलोसॉफी है वहां पे भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, राइट, स्टॉक मार्केट में। तो ये भी हमें देखना है। तो जब सुप्रीम इंडस्ट्री में इन्होंने इन्वेस्ट किया तब कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो जो था वो समवेयर अराउंड 0.6 था। बट उस टाइम पे भी पुलक प्रसाद जी ने जब बाकी सारी चीजें भी उन्होंने देखी, कंपनी का मैनेजमेंट और जो कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है वो सब देखा और फ्यूचर का जो एक पोटेंशियल भी उन्होंने शायद देखा होगा उस टाइम पे। तो उनको लगा कि आज नहीं तो कल कंपनी का जो डेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो था वो पॉजिटिव था और उसकी वजह से उनको लगता था कि ये डेट जो है वो आज नहीं तो कल वो रीपे हो जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और आज अगर जब आप देखते हो तो सुप्रीम इंडस्ट्री के ऊपर डेट जो है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि रोबस्टनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ROCE अच्छा है तभी उसमें रोबस्टनेस है, या तो सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत कम है इसीलिए वो रोबस्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्टिव कॉल यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा जैसे पुलक प्रसाद जी लेते हैं वैसे। तो यहाँ वही बात जो है वो पुलक प्रसाद जी जो है वो यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है, जब भी आप मतलब अगर आपको मेजर करना है कि किसी भी कंपनी में रोबस्टनेस ज्यादा है या कम है तो आपको ये चीज देखना है कि कंपनी जो है ना अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क लेती है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि जहां पे अगर कुछ गलत भी हो गया तब भी कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है वहां पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, अगर ऐसा रिस्क अगर कंपनी लेती है तो यहाँ पे पुलक प्रसाद जी ऐसा बोलते हैं पॉसिबल है कि वो जो कंपनी जो आप देख रहे हो वो हाईली रोबस्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने एक केस स्टडी दिया है वॉलमार्ट का। मतलब वॉलमार्ट जो है ना वो पहले मतलब यहाँ पे अगर अगेन एक बुक है सैम वॉल्टन की जो उन्होंने खुद ने लिखी है ऑटोबायोग्राफी मेड इन अमेरिका, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छी बुक है जहाँ पे आपको पूरी वॉलमार्ट की स्टोरी आपको जानने मिलेगी। बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ पे मेन क्या था कि उन्होंने यहाँ पे वॉलमार्ट का एक एग्जाम्पल दिया है कि वो हाईली रोबस्ट कंपनी कैसे है। मतलब ये उनके पोर्टफोलियो में नहीं है बट ये समझाने के लिए कि कैसे हाईली रोबस्ट जो कंपनी होती है वो कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेती है। तो यहाँ पे वॉलमार्ट ने 15 साल तक एक भी एक्विजिशन नहीं किया था। 15 साल तक कंपनी ने पहले तो जो खुद का जो बिजनेस था कोर बिजनेस उसको वन स्टोर एट अ टाइम उन्होंने बिल्ड किया और उसके बाद आफ्टर 15 इयर्स दे एक्वायर्ड अ सर्टेन कंपनी। मतलब 15 साल तक एक भी एक्विजिशन नहीं करना जो आज के टाइम में थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि आज जब हम देखते हैं ना तो
अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो कंटिन्यूअसली या तो मर्जर या तो एक्विजिशन करती रहती है। तो ये हमने आई थिंक फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स जो है एंड डायमंड इन द डस्ट है, वहां पे भी यही चीज हमने देखी थी कि अगर कोई कंपनी बहुत सारा मर्जेंस एंड एक्विजिशन वाली एक्टिविटी में अगर वो बहुत सारा टाइम अगर कंज्यूम कर रही है तो वहां पे वो सही बात नहीं है, क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन जो है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो फेल होते हैं। मतलब जो भी कंपनी ने एक्वायर किया या तो वो ओवर वैल्यूएशन पे उन्होंने पे किया है, या तो फिर कंपनी का जो कल्चर है वो फिट नहीं बैठ रहा है, उसकी वजह से जो मर्जर है, मर्ज एंटिटी जो है वो सही से फंक्शन नहीं करे, तो बहुत सारी चीजें होती है। बट फिर भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन ये जो कंपनीज के प्रमोटर्स होते हैं वो लोग करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी दिखाना होता है कि देखो हमने ये परचेस किया, हम ये ग्रोथ के लिए ये कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें जब ना करे, मर्जर एंड एक्विजिशन ना करे, और फिर भी कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहे, ऐसे केसेस में आपको देखना चाहिए कि वो कंपनी जो है उसमें आप एक बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो बस यहाँ पे वॉलमार्ट का एग्जांपल जो है वो एग्जैक्टली उसी के लिए दिया गया था। फिर नेक्स्ट है कि ये स्ट्रेटेजी तो हमने देख ली कि भाई चलो कंपनी रोबस्ट होनी चाहिए, मल्टीपल लेवल्स ऑफ रोबस्टनेस होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमने देख ली। बट यहाँ पे डाउन साइड भी है, मतलब ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है, मतलब मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो फुल प्रूफ है। तो यहाँ पे डाउन साइड क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये जो स्ट्रेटेजी हमने जो सब्जेक्टिवली देखा, तो उसका मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पे आप अच्छे बिजनेसेस लाइक नेटफ्लिक्स है, टेस्ला है, आप उसको मिस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पैरामीटर्स में आपकी जो स्ट्रेटेजी है रोबस्टनेस की, तो वहां पे वो फिट नहीं बैठते हैं। तो इसमें होगा ये कि आप नेटफ्लिक्स जैसे या टेस्ला है, ऐसी कंपनी से आप मिस कर जाओगे। दूसरा क्या है डिसएडवांटेज है कि पॉसिबल फॉर एग्जांपल जैसे हमने सुप्रीम इंडस्ट्रीज के केस में देखा, वहां पे पुलक प्रसाद जी ने वो जो है वो एक कॉल लिया कि ये डेट टू इक्विटी जो है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि बिजनेसेस जो है वो रोबस्टनेस को लूज कर दे, मतलब इन द प्रोसेस भी जो मतलब फ्यूचर, हम सबको पता है कि फ्यूचर जो है वो हमेशा अनसर्टेन रहता है, और यहाँ पे कोई भी कुछ भी गारंटीड नहीं है, कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेसेस जो है वो रोबस्टनेस लूज कर सकती है, और आपका जो पोटेंशियल रिटर्न है वो भी कम हो सकता है। तो ये चीज भी हमें याद रखना है। और यहाँ पे एक ये भी दिया गया है कि कंपनीज में अगर रोबस्टनेस बहुत ज्यादा है तो कंपनी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो सकती है। तो ये भी एक डाउनसाइड रिस्क है यहाँ पे। तो इस डाउनसाइड रिस्क जो है इस स्ट्रेटेजी का, तो उसको वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, मतलब ये स्ट्रेटेजी जो है उनकी, वो स्ट्रेटेजी जो है वो उन्होंने फिक्स कर ली है कि वो ऐसे ही फंक्शन करेंगे। बट अगर डाउन साइड जो है उसको अगर प्रोटेक्ट करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो कैसे करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक ही चीज बोला है कि आपका जो एंट्री वैल्यूएशन है वो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब वो बहुत ही मैटर करता है। तो यहाँ पे आप जान के हैरान हो जाओगे कि नालंदा का जो पोर्टफोलियो है पुलक प्रसाद जो मैनेज करते हैं, उनका जो एंट्री वैल्यूएशन का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 14.9 है। पूरे पोर्टफोलियो का जो मीडियन रेशियो है पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 14.9 है, सोचो। जबकि निफ्टी का पी जो है वो उससे ज्यादा है, मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसका पी जो है वो भी उससे ज्यादा है। तो ये हमें देखना है। आपको यह जान के भी हैरानी होगी कि आज जो स्टॉक पेज इंडस्ट्री जो अराउंड 60, 70, 80 के पी के आसपास हमेशा ट्रेड करता है, वो उन्होंने अराउंड 14 के पी पे लिया था। तो ये हमें समझना है कि जब भी वो मार्जिन ऑफ, मतलब ये एक काइंड ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है, कि जहां पे पुलक प्रसाद जी जो है वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको डाउन साइड जो है अपना वो प्रोटेक्ट करना है, तो आपका जो एंट्री वैल्यूएशन है वो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो पुलक प्रसाद जी ने इस चैप्टर के लिए डिस्कस की थी वो हमने यहाँ पे की है। तो अगेन मेरा यही आप सबसे गुजारिश रहेगा कि जब भी आप हमारे ये वीडियोस देखो तो आप पूरा देखें। बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा का वीडियो आता नहीं है, तो उसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि जब आप हमारे ये जो बुक्स के जो वीडियोस आप देख रहे हो, अगर आपने वो देख लिया तो उसके बाद आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तक का जो क्रक्स है वो हमने ऑलरेडी निकाल के इस जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें हमने डाल दिया है। तो प्लीज वीडियोस को पूरा देखें और उसको समझे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज को जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपकी हर एक क्वेरी जो है उसको मैं रिजोल्व कर पाऊँ। तो बस यही सारी चीजें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।